हेलो गाइस, ज्ञान विज्ञान एकेडमी पे आपका स्वागत है। यहाँ हम कक्षा 10 हिंदी मीडियम में विज्ञान सब्जेक्ट के प्रकरण नंबर 1 की जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले दो भागों में हमने संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया और उसके आगे हमने देखा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और उसके पश्चात हम लोग ने रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि के बारे में चर्चा की। यहाँ हम उसके आगे के बारे में चर्चा करेंगे। तो आगे का हम प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो देखिए, जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको साफ क्यों किया जाता है, तो याद रखिएगा कि जो मैग्नीशियम का रिबन होता है ना, जब वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में आता है तो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है सफ़ेद रंग का होता है, तो इसके ऊपर ये सफ़ेद रंग के मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत का निर्माण हो जाता है, जिससे वो आसानी से जलता नहीं है। क्यों? क्योंकि यह जो है वो मैग्नीशियम को जलने में बाधक होता है। तो ये मैग्नीशियम के जलने में बाधक होता है, इससे वजह से वो आसानी से जलेगा नहीं। तो इसे हम क्या करेंगे कि उसको हम रिबर की सहायता से क्या करेंगे, साफ कर देंगे, और इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिबर की सहायता से साफ किया जाता है। अब देखो, जब हम ये मैग्नीशियम को जलाते हैं तो ये बहुत ही तेज़ी से जलता है, और इतनी तेज़ी से जलता है कि हमारी आंखें जो है वो बंद हो जाए, इतनी तेज ज्वाला के साथ वो जलेगा, और जलने के बाद ये काले रंग का पदार्थ बनाता है जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। उसी के पश्चात अगला नंबर का हमारा सवाल कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। तो देखिए, हमने हीट एंड ट्रायल विधि की सहायता से रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया था, और उसे ही हम लोगों को कुछ रासायनिक समीकरण दिए गए होंगे, उसको हमें संतुलित करना है। तो देखिए, यहाँ पर हमें पहला नंबर का प्रश्न इस प्रकार से दिया है कि जो बेरियम क्लोराइड है उसे हमें एल्यूमिनियम सल्फेट की सहायता से क्या साथ रिएक्शन करके हमें बेरियम सल्फेट और एमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो रहा है। तो उसे हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए, जो बेरियम क्लोराइड है उसका पहले हम सूत्र लिखेंगे। तो देखिए, बेरियम क्लोराइड का सूत्र है BaCl2 प्लस, अब एल्यूमिनियम सल्फेट तो Al2SO4 थ्राइस, उसका हम रिएक्शन करेंगे तो हमें देगा BaSO4 प्लस AlCl3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो सबसे पहले देखते हैं, तो देखिए BaSO4, तो यहाँ पर बेरियम की संख्या आप देखिए 1 है, तो और यहाँ पर बेरियम की संख्या 3 है। तो पहले सबसे पहले हम बेरियम को जो भी संतुलित करेंगे, और उसके पश्चात हम यहाँ पर क्लोरीन को सबसे पहले संतुलित कर देंगे। देखिए, यहाँ पर क्लोरीन 3 है और यहाँ पर क्लोरीन केवल 2 है, तो यहाँ पर हम उसको 3 के साथ गुणाकार करेंगे, जिससे यहाँ पर हमें 2 के साथ गुणाकार करना पड़ेगा, जिससे क्लोरीन की संख्या हो जाएगी 6। इस प्रकार से यह जो हमारा समीकरण है वो संतुलित हो जाएगा। उसी के पश्चात हमारा अगला सवाल इस प्रकार से है कि सोडियम प्लस जल दैट गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो ये किस प्रकार से रिएक्शन होगा। तो देखिए, 2Na प्लस ट्वाइस H2O दैट गिव्स 2NaOH प्लस H2 गैस हमें प्राप्त होता है। उसी के पश्चात हम बात करेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं के बारे में। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कैसे कहते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया की। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के समय ऊष्मा उत्पन्न होती है, वैसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जो हमारे दैनिक जीवन में मुख्य रूप से अभिक्रियाएं होती है वो ज़्यादातर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं होती है। तो ये जो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं होगी, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ऊष्मा का उत्पन्न होगा। जब उत्पाद का निर्माण होगा तो उस समय ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऊष्मा उत्पन्न होती है इसके वजह से क्या होता है कि जहाँ पर उत्पाद लिखा होता है उसके बाजू में प्लस ऊष्मा लिखा जाता है, जो केमिस्ट्री में हमें दर्शाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे हम कुछ उदाहरण देखते हैं। तो देखिए, हमारा पहले नंबर का उदाहरण कुछ इस प्रकार से है कि जो जितनी भी दहन अभिक्रियाएं हैं वो सारी की सारी दहन अभिक्रियाएं जो है वो होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पर मैंने एक दहन अभिक्रिया का उदाहरण लिया है जो है मीथेन। अब ये जो मीथेन है, मीथेन का हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो देखिए, ये जो मीथेन है, मीथेन का यूज़ हम लोग करते हैं घर के रसोई बनाने में। तो देखिए, जब हम घर का रसोई बनाते हैं तो जो गैस पाइपलाइन के थ्रू आता है वो मीथेन होता है। अब ये जब मीथेन है उसका हम दहन करते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ दहन करने का मतलब क्या होता है मित्रों, याद रखिएगा कि जब भी हम किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उसका मतलब होता है दहन करना। तो हम जब मीथेन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो देखिए, उस समय वहाँ पर 3 चीज़ें बनती है। एक तो बनता है CO2 गैस, प्लस बनता है H2O, और बहुत ही अधिक प्रमाण में ऊष्मा उत्पन्न होती है। और यही जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसी ऊष्मा का उपयोग हम खाना बनाने में करते हैं। इस प्रकार से ये एक रासायनिक अभिक्रिया हमारे दैनिक जीवन में चलती रहती है।
उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो ये श्वसन की अभिक्रियाएं होती है, ये श्वसन की अभिक्रियाएं भी जो होती है वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। क्यों ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है? क्योंकि श्वसन के दौरान जो है वो ग्लूकोज का दहन होता है और ग्लूकोज का दहन होने से ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करती है। अब ये दहन अभिक्रिया किस प्रकार से होती होगी, ये किस प्रकार से श्वसन अभिक्रिया होती है, उसके बारे में मैं समझाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो हम भोजन लेते हैं तो उसका पाचन होता है। अब पाचन होने के पश्चात क्या होता है कि उसका सरल घटकों में रूपांतरण हो जाता है। जैसे कि मैं बात करूँ कार्बोहाइड्रेट का, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण हो जाता है ग्लूकोज में। उसी प्रकार से जो प्रोटीन है, प्रोटीन का रूपांतरण हो जाता है एमिनो एसिड में। तो समझो कि मैंने क्या किया कि ये जो ग्लूकोज बना है उसका जो है वो रुधिर में मिल जाता है। अब रुधिर में मिलने के पश्चात वो क्या करता है कि वो रुधिर में मिलने के पश्चात क्या करेगा कि वो हमारे शरीर के विभिन्न भागों में जाएगा और विभिन्न भागों की कोशिकाओं तक पहुंचेगा। जैसे कि मैं बात करूं तो वो हमारे हाथ में पहुंच जाएगा, हाथ की कोशिकाओं में पहुंचेगा। अब हाथ की कोशिकाओं में पहुंचने के पश्चात क्या होता है कि इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है, इसी के पश्चात हमें क्या करता है कि इसमें से बहुत अधिक प्रमाण में ऊर्जा उत्पन्न होता है और ये जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसी ऊर्जा के द्वारा हम क्या करते हैं, कार्य जो है वो करते रहते हैं। तो यहाँ पर उसी का एक रिएक्शन दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब याद रखिएगा मित्रों, जब भी आपको कहा जाए कि दहन हो रहा है तो वहाँ पे कंपलसरी ऑक्सीजन आएगा, इसलिए कि ऑक्सीजन के सिवाय किसी भी पदार्थ का दहन हो सकता नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो दहन पोषक गैस है। तो ऑक्सीजन अगर गैर हाजिर होगा तो दहन होगा नहीं। अगर आपको कहा गया है कि दहन अभिक्रिया हो रही है तो वहाँ पे कंपलसरी ऑक्सीजन आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि C6H12O6 वो 6O2 के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो दैट गिव्स 6। तो वहाँ पे CO2 बन रहा है प्लस ट्वाइस H2O बन रहा है प्लस ऊर्जा बन रहा है। तो ये जो ऊर्जा है, इसी ऊर्जा का उपयोग हम अपना कार्य करने के लिए करते हैं। बाकी ये जो CO2 उत्पन्न होता है वो हमारे लिए एक बिन जरूरी पदार्थ है। अब इसको हम क्या करते हैं कि उच्छ्वास की क्रिया के द्वारा शरीर के बाहर निकाल देते हैं। उसी प्रकार से अब बात करेंगे उसके आगे के बारे में। तो देखिए, उसके आगे के बारे में बात करते हैं जिसे हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहा जाता है वो समझते हैं सबसे पहले। तो याद रखिएगा, देखो ये जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है ना, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के विरुद्ध अभिक्रिया होती है। और ऊष्माक्षेपी में आपको मैंने क्या बताया था कि जब भी उत्पाद का निर्माण होगा उस समय ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसी तरह जो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होगी वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया उसके विपरीत अभिक्रियाएं होगी। यहाँ पर क्या होगा कि जब भी उत्पाद का निर्माण होगा तो उस समय ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब कि ऊष्मा शोषित होती है, इसलिए इसे हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। अब ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कौन कौन सी है तो वहाँ पे हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो CaCO3 है उसको हम ऊष्मा देते हैं। देखिए हम बाहर से इसको ऊष्मा दे रहे हैं, इसको ऊष्मा देने के कारण इसका CaO और CO2 में रूपांतरण हो रहा है। हम इसको बाहर से ऊष्मा दे रहे हैं, इसलिए ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। और याद रखिएगा कि जब भी ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है तो उत्पाद के पास यहाँ पर माइनस ऊष्मा लिखा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में मैंने क्या कहा था कि उत्पाद के पास प्लस ऊष्मा लिखा जाता है। तो ऊष्मा जो शोषी अभिक्रिया है यहाँ पर उसका उल्टा, उत्पाद के पास वहाँ पर माइनस ऊष्मा लिखा जाता है। उसी प्रकार से अगली बात करें तो जो N2 है वो O2 के साथ अभिक्रिया करता है। अब ये उसके लिए भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो ऊष्मा की उपस्थिति में जब N2 O2 के साथ अभिक्रिया करता है तो ट्वाइस NO हमें देता है। उसी प्रकार से हम बात करें उसके रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की। तो देखिए हम यहाँ पर 5 प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये कुछ 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हमें नीचे दी गई है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग संयोजन अभिक्रिया के बारे में। अब ये संयोजन अभिक्रिया क्या है तो देखिए मित्रों, यहाँ पर आपको नाम दिया है संयोजन। संयोजन का मतलब क्या कि जुड़ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि दो पदार्थ एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, इसके वजह से इसे हमने कहा है संयोजन अभिक्रिया। उसी प्रकार से जो दूसरा है वो दूसरा प्रकार का अभिक्रिया है वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। अब वियोजन का मतलब क्या तो देखिए ये जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो संयोजन के विपरीत अभिक्रिया होती है। तो मतलब क्या होगा कि हमने क्या बताया था कि जो संयोजन है यहाँ पर क्या होता है कि दो छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से ये जो वियोजन अभिक्रिया है इसमें क्या होगा कि एक बड़ा अणु होगा उसका टूटेगा और टूटक के छोटे अणुओं का निर्माण होता है। जैसे कि मैं बात करूं कि CaCO3 है उसका हम रिएक्शन करते हैं तो CaO प्लस CO2 जैसे दो छोटे अणुओं में उसका रूपांतरण हो जाता है। उसी के पश्चात हम बात करते हैं तीसरा जो अभिक्रिया होगा वो होगा विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहा जाता है तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो अभिकारक में कुछ होगा कोई पदार्थ उसका विस्थापन कोई दूसरा पदार्थ कर देता होगा, इसके वजह से ऐसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
उसी प्रकार से चौथा जो अभिक्रिया होगा उसे हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो यहाँ पर दो पदार्थों का विस्थापन होता है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया। और उसी के पश्चात हम पांचवा अभिक्रिया की बात करेंगे जिसे हम कहेंगे उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। अब उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ये मित्रों याद रखिए कि केमिस्ट्री की जो बेस है वो सबसे बेसिक चीज होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, जिसे हम एक साथ बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, जो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है, तो देखिए मित्रों, मैंने जैसे आपको नाम में बताया, यहाँ पर नाम में ही लिखा है संयोजन। संयोजन का मतलब क्या कि दो पदार्थों का जुड़ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि दो छोटे अणु जुड़ेंगे और एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, इसलिए हम इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हो, तो ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया के कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो जैसे कि हम बात करें कि यहाँ पर हम सबसे पहले उदाहरण देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है, वो H2O के साथ रिएक्शन करे। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो उस समय बना के देगा हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि CaOH ट्वाइस प्लस बहुत ही अधिक प्रमाण में यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, और ये प्रक्रिया के बारे में हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। उसी के पश्चात हम दूसरे उदाहरण देखें तो अन्य उदाहरण में हम देखते हैं कोयले का दहन। तो देखिए कोयला जो होता है वो होता है कार्बन, तो उसे हम C द्वारा दर्शाते हैं। तो देखिए जो कार्बन है तो कार्बन का हम दहन करते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप दहन अभिक्रियाओं की बात करोगे तो दहन में कंपलसरी ऑक्सीजन आएगा। केमिस्ट्री में जब भी आप रसायन विज्ञान में दहन अभिक्रिया की बात करोगे तो वहाँ पे कंपलसरी ऑक्सीजन आएगा। तो ये जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप CO2 गैस उत्पन्न होता है। जैसे कि मैं बात करूँ तो आप कोयले को दहन करते हो, तो कोयले को जब आप गर्म जलाओगे तो कोयले के जलाने की वजह से क्या होगा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो आप काले धुएं के रूप में उसको देख सकते हैं। उसी प्रकार से हम बात करते हैं अगले रिएक्शन की, जहाँ पर मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करते हैं। तो देखिए जब ये मैग्नीशियम है वो उसको वायु में दहन करते हैं। अब दहन करते हैं मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, तो जब भी दहन करेंगे तो वहाँ पर बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब याद रखिएगा कि ये जो मैग्नीशियम है ये जलेगा ना तो बहुत ही तेज ज्वाला के साथ जलेगा, जो हमारी आंखों को बंद कर दे इतनी तेजी ज्वाला के साथ वो जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो काले रंग का पदार्थ होता है, इसके लिए आप याद रखिएगा। उसके पश्चात हम बात करते हैं कि सफेदी करते समय 2-3 बार दीवारों के चमक आ जाती है। देखिए जब हम सफेदी किसी भी पदार्थ की दीवारों की करते हैं तो तुरंत ही दीवार पर असली चमक नहीं आती। असली चमक कब आती है, उसके 2-3 दिन बाद आती है। तो इसका कारण क्या होता है, तो उसको हम समझते हैं पहले। तो देखिए सफेदी जब करते हैं तो देखिए सफेदी के लिए हम क्या करते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड है वो H2O के साथ रिएक्शन करता है, तो उस समय हमारा निर्माण होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और प्लस ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसी का उपयोग हम सफेदी के लिए करते हैं। तो देखिए तो क्या होता है कि इस अभिक्रिया में जो हमारा ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है, इसी के विलयन का उपयोग हम दीवारों की सफेदी के लिए करते हैं। अब देखिए अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यह वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बहुत ही धीमी गति से अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करने के पश्चात क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना देगा। तो देखिए तो उसके पश्चात क्या बनेगा कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है मतलब कि CaOH ट्वाइस है वो CO2 के साथ अभिक्रिया कर रहा है। अब ये अभिक्रिया बहुत ही धीमी होती है, जिसकी वजह से तुरंत ही ये जो सफेदी है, चुनाव की सफेदी अभी तुरंत ही आती नहीं है। क्या होगा कि CaOH ट्वाइस है वो CO2 के साथ अभिक्रिया करेगा, और CO2 के अभिक्रिया के पश्चात वो बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कि CaCO3 प्लस H2O। उसी तो ये जो CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम कहते हैं संगमरमर। जो आप ताजमहल की बात करें तो ताजमहल का भी निर्माण इसी CaCO3 के पत्थरों के द्वारा हुआ है। इसके वजह से वो तो ताजमहल आपको बहुत ही चमकीला और सुंदर दिखाई देता है। तो ये जो संगमरमर है इसकी सफ़ेदी की वजह से जो आपका दीवार है एकदम सफ़ेद आपको दिखाई देता है। तो इसी के वजह से जो 2-3 दिन बाद है इसमें सफ़ेदी आपको देखने को मिलेगी। उसी के पश्चात हम बात करें वियोजन अभिक्रिया की। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो देखिए तो ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एकल अभिकारक टूटकर, मतलब कि जैसे कि आप नाम में ही समझ सकते हैं, वियोजन मतलब कि टूटना, अपघटन मतलब कि किसी का टूटना। तो यहाँ पर क्या होगा कि पदार्थ के जो बड़े जो अभिकारक के जो बड़े अणु है वो टूटेंगे और टूटकर क्या बनाएंगे, छोटे अणुओं का निर्माण करते हैं। इसीलिए हम किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हो, वैसी अभिक्रिया को कहा जाता है वियोजन
अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर कौन सी वियोजन अभिक्रिया है, तो देखिए यहाँ पर हमें दिया है फेरस सल्फेट जिसका नाम है 2FeSO4 सॉलिड दैट गिव्स। इसका अब हम लोग वियोजन करते हैं, मतलब इसको तोड़ते हैं, तो तोड़ने से क्या बनता है Fe2O3, मतलब कि फेरिक ऑक्साइड बनेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है जो हवा के रूप में बाहर चला जाता है। तो ये जो अपघटन अभिक्रिया है ये अभिकारकों को तोड़ने के लिए हमें बाहर से ऊष्मा, मतलब कि बाहर से उसको एनर्जी देनी पड़ती है। और बाहर से एनर्जी किस फॉर्म में हम देंगे, तो देखिए बाहर से एनर्जी हम 3 प्रकार से दे सकते हैं। या तो हम उसको बाहर से ऊष्मा दे सकते हैं, या तो हम क्या करेंगे उसको बाहर से हम प्रकाश देंगे, या तो हम क्या करेंगे कि उसको हम लोग विद्युत ऊर्जा देंगे। इस 3 प्रकार से हम लोग उसको अब ऊर्जा दे सकते हैं और इसी ऊर्जा का उपयोग करके इसका हम लोग क्या करेंगे, अपघटन करेंगे। तो देखिए किस किस प्रकार की ऐसी रिएक्शन होती है, हम तीनों अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। जो हम बाहर से ऊष्मा देते हैं उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, प्रकाश देते हैं उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, और जो हम विद्युत ऊर्जा देते हैं उसके बारे में भी हम वियोजन अभिक्रियाओं की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे विद्युत अपघटन की। तो देखिए विद्युत अपघटन में क्या होता है कि जैसे कि मैं बात करूंगा पानी, तो पानी में क्या होता है कि जब हम उसको विद्युत धारा देंगे तो क्या होगा, तो देखिए जब हम लोग किसी को विद्युत धारा देंगे तो विद्युत धारा के पश्चात क्या होगा, 2 गैसों का निर्माण होगा। एक तो निर्माण होगा H2 का निर्माण होगा और दूसरा निर्माण होगा O2 का निर्माण होगा। अब इसमें से ये जो H2 है वो हमें मिलता है एनोड के ऊपर, मतलब कि धन ध्रुव के ऊपर मिलेगा, और ये जो O2 है वो हमें मिलेगा कैथोड के ऊपर, मतलब कि ऋण ध्रुव के ऊपर मिलेगा। इस प्रकार से पानी का हम लोग विद्युतीय विभाजन कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम बात करें उष्मीय अपघटन की, तो चलिए उष्मीय अपघटन में क्या होता है, तो उसका एग्जांपल एक लेते हैं हम, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं कि हम बाहर से ऊर्जा देते हैं, तो बाहर से ऊर्जा देने के कारण क्या होता है कि ये टूट जाता है, और टूटने के बाद 2 सरल घटकों में रूपांतरण हो जाता है जिसका हम लोग होते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा बनता है CO2 गैस। अब ये जो CO2 गैस है वो हवा में चला जाता है। उसी प्रकार से हम बात करें प्रकाशीय अपघटन की, तो प्रकाशीय अपघटन में हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा कि ये जो प्रकाशीय अपघटन है वो हमें देखने को मिलता है HBr में। तो देखिए ये जो HBr है वो जो गैस है वो क्या करेगा कि वो जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेगा कि उसका विभाजन हो जाएगा और H2 और Br2 में रूपांतरित हो जाता है। इसी प्रकार से आपको बात करूँ तो ये जो HBr है इसी का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो फोटोग्राफी में करते हैं। इसी प्रक्रिया की वजह से हम फोटोग्राफी में इसका उपयोग करते हैं और हमारी जो चित्र है उसको हम लोग छायांकित कर लेते हैं। उसी प्रकार से हम बात करते हैं HCl की, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि HBr का रिएक्शन हो रहा है ना, उसी प्रकार से HCl का भी रिएक्शन होता है। अब HCl का किस प्रकार से रिएक्शन होगा, तो देखिए HCl जो होता है वो गैसीय स्वरूप में होगा, तो जब शुष्क HCl का जब हम लोग इसी प्रकार से सूर्य प्रकाश में रखेंगे तो उसका भी 2 छोटे भागों में रूपांतरण हो जाएगा जो होगा H2 और Cl2। उसी प्रकार से अब बात करते हैं वियोजन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत अभिक्रिया कहा जाता है। इसे समीकरण के द्वारा हमें समझाना है। तो देखिए मित्रों जैसे कि मैंने बात ही किया था कि जो देखिए नाम में ही आपको पता चल जाता हो कि देखिए वियोजन का मतलब टूटना और संयोजन मतलब कि जुड़ना। तो जो संयोजन अभिक्रिया है उसमें क्या होगा कि जो पदार्थ के छोटे अणु हैं वो जुड़कर बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से जो वियोजन अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि पदार्थ के जो तो बड़े अणु में और टूटकर छोटे अणुओं में रूपांतरित होते हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के विपरीत अभिक्रिया है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो देखिए जो वियोजन अभिक्रिया है वो संयोजन अभिक्रिया की बिल्कुल विपरीत अभिक्रिया होती है। क्यों अभिक्रिया होती है, क्योंकि देखिए जो संयोजन अभिक्रिया है यहाँ पर क्या होता है कि पदार्थ के जो 2 छोटे छोटे अणु है अभिकारक है वो मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण लेता हूं, जैसे कि मैं कार्बन की बात करता हूं। कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, तो देखिए कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो बना के देगा CO2। तो देखिए यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों जुड़ रहे हैं और एक Cl2 बना के दे रहे हैं, मतलब कि 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं। तो इसलिए जो संयोजन अभिक्रिया है यहाँ पर क्या होगा कि पदार्थ के जो छोटे छोटे दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें, इसलिए संयोजन अभिक्रिया जो है वो वियोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया होती है। देखिए अब वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, तो वियोजन अभिक्रिया में जो पदार्थ का एकल अणु होता है ना वो टूटेगा और टूट के छोटे अणुओं का रूपांतरण करेगा। जैसे कि मैं बात करूँ पानी की, तो यहाँ पर जो पानी का जब विभाजन करता हूँ तो वो 2 छोटे अणु में विभाजित हो जाएगा, ट्वाइस H2 में और O2 में। तो हमें जो ये H2 और O2 गैस है वो हमें प्राप्त होता है। दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस यू।